हेलो गाइस, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे वन लाइनर एमसीक्यू की सीरीज है वो चल रही है, जिसमें हम थ्योरी है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आपको कुछ दिन में ही हमारे चैनल पर मिलेगा ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जो वन लाइनर एमसीक्यू ही रहेंगे, जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको निश्चित ही यहाँ से बेनिफिट है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी फाइल में सेकंड कट का प्रकार है। सेकंड कट है वो किसका प्रकार है? क्या सेक्शन का प्रकार है, क्या ग्रेड का प्रकार है, क्या कट का प्रकार है, या फिर डिजाइन का प्रकार है? तो किसी फाइल में सेकंड कट खालिस्तान का प्रकार है। तो सेक्शन क्या होता है? सेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं उसका क्रॉस सेक्शन, यानी कि उसका आकार कैसा है। क्या वो फ्लैट फाइल है, क्या वो स्क्वायर फाइल है, क्या राउंड है, क्या हाफ राउंड फाइल है, क्या वो ट्रेंगुलर फाइल है, क्या वो नाइफ एज फाइल है, ठीक है, क्या वो हैंड फाइल है। तो ये आता है हमारा सेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ ग्रेड की, तो ग्रेड में हमारा कौन सा आता है? तो ग्रेड के अनुसार हमारा आता है, जैसे कि ग्रेड में आएगा हमारा रफ फाइल, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ फाइल। ये आती है ग्रेड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है सेकंड कट फाइल। तो सेकंड कट फाइल किसके अकॉर्डिंग आएगी? ग्रेड के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारा बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ग्रेड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूँ कट की, तो कट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कट के अकॉर्डिंग होती है सिंगल कट, डबल कट, कर्व्ड कट, स्पाइरल कट और रास्प कट। ये अलग अलग प्रकार की फाइलें हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड कट फाइल होती है वो ग्रेड के अकॉर्डिंग होती है, न कि कट के अकॉर्डिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है कॉपर और ब्रास की सीटें होती है। कॉपर और ब्रास की सीटें होती है, क्या वो हार्ड और डक्टाइल होती है, क्या हार्ड और ब्रिटल होती है, क्या हार्ड और टफ होती है, या फिर मेलेबल और डक्टाइल होती है? ठीक है, हार्ड और डक्टाइल का मतलब क्या है? क्या वो हार्ड होती है और उसमें डक्टिलिटी का गुण होता है, क्या हार्ड होती है और उसमें भंगुरता का गुण होता है, क्या हार्ड होती है और उसमें चिमड़ापन का गुण होता है, क्या वो मेलेबिलिटी और उसमें डक्टिलिटी का गुण होता है? किसके? कॉपर और ब्रास की सीट का यहाँ पर पूछा गया है। तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड, कॉपर और ब्रास दोनों ही सॉफ्ट मटेरियल हैं, तो हार्ड वाला तो इसमें कोई भी नहीं होगा। तो तीनों आंसर इसमें रॉन्ग हो जाते हैं। तो लास्ट बचता है हमारा डी आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा? मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है कॉपर एंड ब्रास की सीट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, मेलिएबल एंड डक्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। जैसे कल इसका एक क्वेश्चन आया था जिसके आंसर गलत दिए हुए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया था। तो आज पूछा गया है ये जो हमारा स्क्राइबर है, तो ये कितने डिग्री के कोण पर इसको ग्राइंड करके रखा जाता है, क्योंकि स्क्राइबर का काम होता है मार्किंग लाइनें खींचने के काम में आता है स्क्राइबर हमारा। इसके अलावा कोई जॉब का सेंटर निकालने के लिए, ठीक है, इसके अलावा लेथ पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए, तो वहाँ पर कौन सा फोर्जा चक यूज करते हैं, उसके साथ में यूज किया जाता है। तो इसके पॉइंट का एंगल पूछा गया है, क्या 8 से 10 डिग्री होता है, क्या 12 से 15 डिग्री, क्या 30 डिग्री, या फिर 60 डिग्री होता है? तो कितना डिग्री होता है? स्क्राइबर के पॉइंट का कोण पूछा गया है। डियर फ्रेंड, अगर आपको क्वेश्चन मालूम होते हैं तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठिएगा, साथ साथ में उसके आंसर है वो लिखते रहिएगा, ताकि आपको पता चल सके आपके कितने आंसर करेक्ट है और कितने आपके इनकरेक्ट हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके, ये हर जगह आपके आने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपको देखने में लग रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन यही क्वेश्चन है वो ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम में गलत होते रहते हैं। ठीक है, तो इनको आप 100% करेंगे तो आपका 60% है वो यहाँ से क्लियर होता जाएगा। इसके अलावा कुछ अलग चीज़ें होती है जो हम थ्योरेटिकल में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्क्राइबर के पॉइंट का कोण यहाँ पर कितना होता है? तो 12 से 15 डिग्री इज़ द राइट आंसर। तो बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ 30 डिग्री एंगल की, तो ये होता है प्रिक पंच का एंगल, और 60 डिग्री होता है हमारा डॉट पंच का एंगल होता है। ठीक है, इनका काम होता है, पंच का काम
जो स्क्राइबर द्वारा हमने मार्किंग लाइन जो लगाई है उन लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। तो 12 से 15 डिग्री है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर स्क्राइबर का पॉइंट 12 से 15 डिग्री न देकर कई बार क्या करते हैं 8 से 12 डिग्री दे देते हैं या 8 से 15 डिग्री दे देते हैं। तो अगर उन दोनों में से एक दिया होगा तो फिर हम 8 से 12 या 8 से 15 की तरफ जाएंगे। लेकिन 8 से 12 या 8 से 15 भी दे रखा है और साथ में 12 से 15 डिग्री दे रखा है, तब हम 12 से 15 डिग्री की ओर जाएंगे। यानी कि प्रायोरिटी हमें किसे देनी है, 12 से 15 डिग्री को प्रायोरिटी यहाँ पर देनी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कास्ट आयरन की फोर्जिंग नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें का गुण होता है। तो इसमें क्या रिक्त स्थान दिया हुआ है उसको आपको कंप्लीट करना है। मैंने आपको बताया था कि कास्ट आयरन की फोर्जिंग क्यों नहीं कर सकते हैं और रोट आयरन की कास्टिंग हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो क्या कास्ट आयरन में सॉफ्टनेस का गुण होता है, क्या इसमें स्टिफनेस का गुण होता है, क्या इसमें टफनेस का गुण होता है, या फिर इसमें ब्रिटलनेस का गुण होता है। तो नॉर्मली सभी को पता होगा कास्ट आयरन में हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है वो कास्ट आयरन में अधिक होती है क्योंकि कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो मटेरियल ब्रिटल होता है उसकी हम फोर्जिंग नहीं कर सकते क्योंकि फोर्जिंग में क्या करते हैं हम पार्ट को ठंडी या गर्म अवस्था में कूटते पीटते हैं, उस पर चोट लगाई जाती है। तो अगर कोई भी पार्ट है उसमें ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है, भंगुरता का उसमें गुण है, तो वो चोट लगने पर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। तो इसलिए कास्ट आयरन की हम फोर्जिंग नहीं करते हैं। वहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है डियर फ्रेंड कि हम रोट आयरन की कास्टिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रोट आयरन की हम कास्टिंग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको क्या हम रोट आयरन को पिघला कर हम द्रव के रूप में नहीं बना सकते हैं। किसके रूप में, लिक्विड के रूप में नहीं बना सकते हैं कास्ट आयरन रोट आयरन को। रोट आयरन को हम अगर गर्म करेंगे, फुल गर्म करेंगे, तो वो एक पेस्ट के रूप में बन जाएगा, न कि वो द्रव के रूप में बनकर आएगा। और जब तक द्रव के रूप में नहीं बनेगा तो उसको हम सांसों में नहीं डाल सकते हैं, उनकी फोर्जिंग है उसकी कास्टिंग है वो हम नहीं कर सकते हैं। रोट आयरन की हम फोर्जिंग है वो आसानी से कर सकते हैं, उस पर चोट वगैरह मार सकते हैं। रोट आयरन का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्रेन की हुक वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा रोट आयरन होता है वो सबसे शुद्ध आयरन होता है जिसमें 0.1% से 0.15% तक कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वहाँ पर होती है। कई बार 0.1 से 0.2 भी दिया होता है तो वो भी हमारा करेक्ट होता है, लेकिन अगर दोनों दिया हो तो 0.1 से 0.15 आपको करेक्ट करके आना है, यानी कि 0.15 को प्रायोरिटी यहाँ पर देनी रहेगी। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन हैं वो डिटेल से डीप से क्लियर करता चलूँ ताकि आपका बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आगे की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा बेंट स्निप का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो बेंट स्निप का प्रयोग कहाँ करते हैं, बर हटाने के लिए, सीट में होल बनाने के लिए, दो सीटों को मोड़ने के लिए, क्रव्ड लाइन के साथ साथ सीट को काटने के लिए। तो बेंट स्निप की बात की गई है यहाँ पर। एक होता है स्निप, एक होता है सीयर। दोनों ही क्या काम करते हैं, सीट या चादर को काटने के काम में आते हैं। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि एक स्ट्रेट स्निप होता है, एक बेंट स्निप होता है, दो प्रकार के होते हैं। तो बेंट स्निप का यूज़ कहाँ पर करते हैं, क्या बर हटाने के लिए बेंट स्निप का यूज़ करते हैं, सीट में होल बनाने के लिए करते हैं, दो सीटों को मोड़ने के लिए करते हैं, या फिर क्रव्ड लाइन के साथ साथ सीटों को काटने के लिए। क्रव्ड का मतलब क्या होता है, गोलाई में सीटों को काटने के लिए। तो बेंट स्निप के लिए हमारा डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। क्रव्ड लाइनों के साथ साथ सीटों को काटने के लिए हम बेंट स्निप का यूज है वो करते हैं। सीट में होल करने के लिए हम यूज करते हैं सॉलिड पंच का, वहीं पर दो सीटों को मोड़ने के लिए हम यूज करते हैं हेम का। ठीक है, बर वगैरह हटाने के लिए हम हेम का भी यूज कर लेते हैं क्योंकि जब सीट को मोड़ते हैं तो वहाँ से किनारे वो मुड़कर बर वाले वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो है बेंट स्निप का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवर्ड लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए, यानी कि गोलाई में सीटों को काटने के लिए बेंट स्निप का यूज करेंगे। सीधी सीटों को काटने के लिए हम स्ट्रेट स्निप का यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाता है कई बार बड़ी क्राउड सरफेस यानी कि बड़े चाप वगैरह काटने के लिए हम स्ट्रेट स्निप का यूज भी
करते हैं, यानी कि बड़े कोई सर्कल वगैरह है तो वहाँ पर स्ट्रेट स्निप से हम काट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 36 नंबर, इसमें दिया हुआ है रिंग स्पेनर में नोचिस की संख्या खालिस्तान होती है। तो रिंग स्पेनर होती है जिसको घरों में पाना बोला जाता है, उसमें अंदर में जो नोचिस कटे होते हैं, जो खाने कटे होते हैं, उनकी संख्या पूछी गई है। क्या 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है या 14 होती है? तो कितनी होती है? तो जो हमारा रिंग स्पेनर होता है उसके अंदर अगर मैं बात करूँ कि कितने स्लॉट्स कटे होते हैं, तो उसके अंदर 12 खाने हैं वो कटे हुए होते हैं, यानी कि सी इज द हमारा राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, सबसे सामान्य शोल्डर होता है। नॉर्मल सोल्डरिंग में नॉर्मल शोल्डर में किस किस का मिश्रण होता है? क्या टिन और लेड का मिश्रण होता है, टिन और जिंक का मिश्रण होता है, जिंक और लेड का होता है, या फिर कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है? तो इसमें किसका मिश्रण होता है? नॉर्मल शोल्डर की बात की गई है कि शोल्डर को किन दो मेटल से मिलाकर हम बनाते हैं। तो नॉर्मली सभी को पता होगा, शोल्डर को हम बनाते हैं लेड और टिन को मिलाकर, जिसमें क्या है अलग अलग परसेंटेज रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक कार्यों के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें लेड है वो 70% होता है और टिन है वो 30% तक रखा जाता है। ठीक है, कई कई जगह 69 से 31% तक भी रखते हैं, लेकिन बनाया किससे जाता है? लेड और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, टिन और लेड के मिश्रण से बनाया जाता है सोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर, इसमें दिया हुआ है लकड़ी के बने हैमर को कहते हैं। तो लकड़ी से जो हैमर बनाते हैं उसको क्या बॉल पेन हैमर कहते हैं, क्या मेलेट कहते हैं, स्लेज हैमर बोला जाता है, या फिर स्ट्रेट पेन हैमर बोला जाता है? तो लकड़ी से बने हैमर को क्या कहते हैं? नॉर्मली सभी को पता होगा, फटाफट से कमेंट जरूर कीजिएगा डियर फ्रेंड, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर है वो थोड़ा इस आकार में बना हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर उसमें हैंडल वगैरह लगा हुआ होता है। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं बॉल पेन हैमर का? तो बॉल पेन हैमर का सभी साधारण कार्यों के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर वर्कशॉप में फीटर है या फीटर शॉप में है, तो क्या करते हैं बॉल पेन हैमर का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ स्लेज हैमर की, तो स्लेज हैमर थोड़ा हमारा इस टाइप में बना हुआ रहता है। ठीक है, स्लेज हैमर है वो थोड़ा इस टाइप में बना हुआ रहता है। इसके दोनों तरफ क्या होते हैं? फ्लैट एज बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो स्लेज हैमर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? ज़्यादातर ब्लैक स्मिथी शॉप में इसका यूज वो किया जाता है, जिसको घन भी बोला जाता है स्लेज हैमर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेट पेन हैमर। अब स्ट्रेट पेन हैमर में क्या होता है कि बॉल पेन हैमर का जैसा ही होता है, लेकिन इसकी जो पेन बनी होती है ऊपर से, जो इसकी पेन जो बनी हुई होती है, तो वो क्या होती है? हैंडल की सीध में बनी हुई होती है। इस प्रकार से थोड़ा ये बना हुआ रहता है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें हैंडल है वो लग जाता है। ठीक है, तो ये जो बनी होगी, ये एज जो इसकी बनी होगी, तो पेन जो इसकी बनी होगी वो क्या बनी हुई होगी? हैंडल की सीध में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेट पेन हैमर बोला जाता है। और जो लकड़ी का जो बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेलेट बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आपने कहाँ पर देखा होगा? तो ये आपने देखा होगा नॉर्मली जो सीट मेकर वगैरह होते हैं, जो संदूक टैंकी वगैरह बनाते हैं सीट की, चादरों की, तो उनको सीधा करने के लिए वहाँ पर क्या बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे आपने देखे होंगे, वही क्या होते हैं? मेलेट होते हैं। अब वहाँ पर मेलेट का क्यों यूज़ किया जाता है? तो मेलेट का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लकड़ी है वो थोड़ी सॉफ्ट रहती है, तो उससे क्या चोट मार लगने के निशान है वो सीट पर नहीं रहते हैं। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए तो मेलेट है वो किस कैटेगरी में आता है? तो सॉफ्ट हैमर में मेलेट हमारा आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर। 39 नंबर में क्या दिया हुआ है? रफ फाइल में दांतों की संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी फाइलों की आपको दांतों की संख्या वो पता होनी चाहिए। प्रति वर्ग सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए था, यहाँ पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वो नहीं लिखा गया है। ठीक है, एग्जाम में हम प्रति सेंटीमीटर में चेक करते हैं, लेकिन फाइल पर हम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितने दांत फाइल में कटे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसकी क्या होती है? पिच होती है या ग्रेड इसका डिसाइड है वो किया जाता है। तो रफ फाइल है वो ग्रेड के अकॉर्डिंग होती है।
तो रफ फाइल में दांतों की संख्या पूछी गई है, क्या 4.5 से 10 प्रति सेंटीमीटर होते हैं, 5 से 10 प्रति सेंटीमीटर होते हैं, 6 से 18 प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, या 28 से 35 वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटे हुए होते हैं। तो रफ फाइल में कितने दांते हमारे प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटे हुए होते हैं, तो इसमें 4.5 से 10 प्रति वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये ना दिया हो तो फिर हम जाएंगे 5 से 10 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर की ओर। ठीक है, तो पहले हम देंगे प्रायोरिटी 4.5 से 10 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये ना दिया हो, कई बार 5 से 10 प्रति वर्ग सेंटीमीटर दे देता है, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए हम जाएंगे ए आंसर की तरफ, यानी कि ए इज़ द हमारा राइट आंसर हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन में जैसे सभी फाइल्स होते हैं, रफ होती है, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ, उसमें आपको दांतों की संख्या वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में पता होनी चाहिए, क्वेश्चन वो पूछ लिया जाता है। आज की वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जिसमें दिया हुआ है फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है, फ्लक्स की मेन प्रॉपर्टी क्या है। क्या ऑक्सीडेशन से बचाना है, क्या धातुओं को जोड़ना है, क्या टेम्परेचर को बढ़ाना है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो फ्लक्स का मेन इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है, ऑक्सीडेशन से बचाना, ठीक है, और धातुओं को जोड़ना, टेम्परेचर को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 40 नंबर में क्या, धातुओं को जोड़ने का काम तो फिलर मेटल करती है, टेम्परेचर बढ़ाने का काम कौन करता है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए, तो इसमें हमारा ए इज़ द राइट आंसर। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए फ्लक्स का यूज है वो करते हैं, या फिर उसमें से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो स्लेग वगैरह होती है उनको बाहर निकालने के लिए भी यूज किया जाता है फ्लक्स का। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑक्सीडेशन से बचाना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार है वो पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आंसर को सर्च करना है, उसके बाद आपको कमेंट करना है। एक रिवेट जॉइंट में यदि डी रिवेट का व्यास है और टी प्लेट की मोटाई मिलीमीटर में है, तो व्यास ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि फॉर्मूला पूछा गया है कि व्यास है वो क्या ज्ञात करना है, हमें किसका व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि जो इसमें थोड़ा सा इसमें अलग लग रहा है मुझे क्वेश्चन, यहाँ पर इसने पूछा है व्यास ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि होल के व्यास की यहाँ पर क्या की जा रही है, बात की जा रही है। तो यहाँ पर व्यास ज्ञात करने का सूत्र है वो फॉर्मूला आप ढूंढिए, उसके बाद में आंसर ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपने एंड तक वॉच किया है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।